हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, इस चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायो के बेसिक्स को जानने में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बताया जाएगा। तो सेल साइकिल का मतलब कोशिका चक्र। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का जीवन चक्र होता है, वैसे ही कोशिका का भी चक्र होता है। मतलब एक कोशिका अपना जो उसका स्वयं का जीवन है वो कैसे पूरा करती है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, उसके बारे में आपको जानना है। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज द इवेंट that makes new cells by cell division through 6 processes। यानी कि कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र एक ऐसी घटना है जिसमें कोशिका चक्र एक ऐसी घटना है जिसमें कोशिका विभाजन के समय होने वाली कोशिका विभाजन के समय होने वाली घटनाएं बताई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं घटनाएं? इंटरफेज, माइटोसिस। माइटोसिस सबसे पहले क्या है कि जो सेल साइकिल है वो आपको दो तरीके के विभाजन के बारे में बताता है। सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र जो है उसमें दो तरीके का विभाजन होता है। देखो, कोशिका चक्र है तो आप सभी को पता है कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो और उनमें कोशिका विभाजन भी दो अलग अलग प्रकार से होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, जैसे हम एक तो होती है बच्चों सोमैटिक सेल, है ना, और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्स सेल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्स सेल ना। तो सामान्य तौर पर इसमें होती है माइटोसिस और इसमें होती है मियोसिस। क्लियर है दोनों? अब माइटोसिस का मतलब क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पहले समसूत्री विभाजन के बारे में या माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस जो है आपका समसूत्री विभाजन जो है, ये 4 चरणों में, 4 क्या, अगर हम उसको चरण की बात करें तो 5 चरणों में पूरा होता है। शुरुआत होगी प्रोफेज से। तो पहला जो चरण है वो क्या है? माइटोसिस यानी माइटोसिस का पहला चरण है प्रोफेज। दूसरा चरण है आपका मेटाफेज। तीसरा चरण है आपका माइटोसिस का ही एनाफेज और चौथा चरण है आपका माइटोसिस का ही टीलोफेज। ठीक है। इसके बीच में आपका ये जो माइटोसिस का मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टीलोफेज है, इसमें आपका कैरियोकाइनेसिस की भी प्रोसेस है, केंद्रक का भी विभाजन होता है। सबसे पहले जैसे एक कोशिका है मान लीजिए, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे कोशिका है कि अंदर मौजूद केंद्रक आपका अलग अलग हो जाता है। तो
तो ये कौन सी प्रोसेस है जहां पे केंद्रक अलग हो रहा है? केंद्रक का अलग अलग बटना क्या कहलाता है? क्योंकि केंद्रक कैरियन होता है तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है ना। और उसके बाद फिर क्या होती है प्रोसेस आपकी? साइटोकाइनेसिस। यानी कि साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, है ना। तो पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गए। कोशिका चक्र जो है उसमें दो प्रकार के कोशिकाओं में विभाजन होता है। पहले प्रकार की कोशिकाएं हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं जो सेक्स सेल्स होती हैं। तो मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन केवल मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने के दौरान होता है। तो ये आपका अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सेक्स सेल्स में पाया जाता है और सामान्य सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोशिका चक्र एक ऐसी घटना है जिसमें विभाजन यानी कि सेल डिवीजन होने के टाइम पे क्या होता है? 6 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले एक कोशिका है, कोशिका के अंदर मौजूद केंद्रक है ना। ये क्या है? ये एक सेल है और ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय पे सबसे पहले एक केंद्रक विभाजित होता है, न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे सेल भी डिवाइड हो जाती है। यानी कि अब यहाँ पे क्या शुरू होगा? ये ऐसे ऐसे शुरुआत होती, अब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे क्या होता है? यहाँ पे कोशिका भी अलग अलग हो जाती है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले क्या हुआ? पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, उसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुई, कोशिका द्रव्य अलग अलग हुआ और उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य अलग होने के बाद दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। सभी बच्चे इसको अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। है ना? क्लियर? सभी बच्चे नोट करेंगे। सेल साइकिल यानी कि हम कोशिका चक्र, आई होप कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ाने की कोशिश हो रही है स्लाइड में वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तभी हम आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ये आपको फेजेस दिखाए गए हैं ना, ये फेजेस आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको इन अलग अलग फेजेस के बारे में बात करेंगे हम, है ना, ताकि आपको एकदम क्लियर हो। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज क्या होता है? उस दिन मैंने आपको कोशिका चक्र पूरा बताया था, किस तरह से सिंथेसिस फेज होता है, किस तरह से माइटोटिक फेज होता है, जो आपका विभाजन वाली प्रक्रिया होती है। तो इंटरफेज क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरफेज सेल रेप्लिकेट्स इट्स न्यूक्लियर डीएनए। इंटरफेज के दौरान क्या होता है? इंटरफेज के दौरान जो कोशिका के अंदर मौजूद केंद्रकीय डीएनए है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है, मतलब रेप्लिकेट करता है, ensuring that when does it divide at the end of mitotic phase each of the newly created daughter cells will contain a full set of genes, है ना। इसको अगर हम गणित का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपके पास एक कोशिका है, इसके अंदर 2 है। यहाँ पे जब तक 2 से 4 नहीं हो जाता तब तक ये विभाजित नहीं करेगा। 2 से 4 हो जाएगा तभी तो ये यहाँ पे 2 और 2 में विभाजित होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए क्या कर रहा है? अपने आप को
रेप्लिकेट कर रहा है। डीएनए का क्या हो रहा है बच्चों? रेप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे दो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास मान लीजिए जितना कंटेंट डीएनए का है उसका जस्ट डबल कंटेंट जब अगले फेज में आ जाएगा, उसके बाद ही फिर विभाजित होकर दो अलग अलग कोशिकाएं बन पाएंगी, है ना। तो ये जो फेज है जहां पर डीएनए जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डबल हो रहा है, इस वाले फेज को हम क्या कहते हैं? ये वाला फेज जो है ये इंटरफेज कहलाता है। क्या है इंटरफेज? जहां पर आनुवांशिक पदार्थ दो गुना हो रहा हो। जहां पर आनुवांशिक पदार्थ क्या हो रहा हो? दो गुना हो रहा हो, या जिस समय पर, है ना, जिस फेज में लिखेंगे यहाँ पर, जिस फेज में आनुवांशिक पदार्थ दो गुना हो रहा हो वो क्या कहलाएगा? इंटरफेज कहलाएगा। सभी बच्चों का क्लियर हो गया कि इंटरफेज क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरफेज सेल रेप्लिकेट्स इट्स न्यूक्लियर डीएनए, यानी केंद्रक के अंदर मौजूद जो डीएनए है, जो एक आनुवांशिक पदार्थ है। आप सबको पता है डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जब आप 12th में आएंगे तो आपको बहुत विस्तार से डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया जाएगा। तो इंटरफेज के दौरान क्या होता है? इंटरफेज जो मध्य अवकाश होता है सेल डिवीजन के बीच का, उसके दौरान क्या होता है? सेल के अंदर मौजूद जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर मौजूद जो आनुवांशिक पदार्थ है जो कि डीएनए होता है, डीएनए अपनी जितना डीएनए है उसका दोगुना करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ताकि जब दो कोशिकाएं बने, यहाँ पर डीएनए ने अपने आप को 2 से 4 किया, ताकि जब दो कोशिकाएं बने तो हर एक कोशिका में क्या हो? बराबर बराबर आनुवांशिक पदार्थ बट जाए। क्योंकि जब क्या होना है? जीन, फुल सेट ऑफ जीन पहुंचे। फुल सेट ऑफ जीन पहुंचे का मतलब समसूत्री विभाजन के इंटरफेज की बात हो रही है, जहां पे क्या होगा? क्रोमोसोम संख्या संतति कोशिका में जनक कोशिका के समान होती है। क्रोमोसोम की संख्या संतति कोशिका में जनक कोशिका के समान होती है। इंटरफेज का क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इंटरफेज के दौरान क्या होता है? सेल रेप्लिकेट्स इट्स न्यूक्लियर डीएनए। ये इंश्योर करने के लिए होता है ताकि जब डिवीजन हो, है ना, जब सेल में डिवीजन हो, जब कोशिका में विभाजन हो रहा हो, तो उस टाइम पे
जब माइटोटिक फेज कंप्लीट हो या समसूत्री विभाजन की घटना पूरी हो, उस समय पर नई बनी हुई दोनों जो संतति कोशिकाएं हैं उनके अंदर जीन जो है वो पेरेंटल कोशिका यानी जनक कोशिका के समान ही होनी चाहिए। तो इसलिए इंटरफेज के दौरान आप इंटरफेज के दौरान क्या होता है क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, और तब तक होगा जब तक एक समान नहीं हो जाएंगे, मतलब 2 के 4 जब तक 2 गुना नहीं हो जाएगा। कितना करना है, 2 गुना करना है। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो ये वाले पॉइंट्स को सभी बच्चे नोट कर लेंगे, और ये आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। ये वाला जो है ये आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, जहां पर मैंने आपको ये बताया कि कोशिका में यदि 2 जीन हैं तो 2 का 4 होना जरूरी है। कि किसी कोशिका में 2 जीन हैं तो 2 का 4 होना जरूरी है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, और हिंदी में यदि नोट करना चाहें तो भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। माइटोसिस, आपने इंटरफेज देखा, अब माइटोसिस और माइटोसिस के अंदर होने वाली जो चारों फेजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन। क्या मतलब है? समसूत्री विभाजन। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो बिना कोई सेकेंड थॉट लिए आपको क्लियर बोलना है कि समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है, समसूत्री विभाजन सेक्स सेल्स में नहीं पाया जाता। क्लियर है? एकदम क्लियर है सभी बच्चों को? लैंगिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। ठीक है, माइटोसिस क्या है? समसूत्री विभाजन इज द मैकेनिज्म दैट अलाउज द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स टू स्प्लिट एंड प्रोवाइड ईच डॉटर न्यूक्लियाई विद अ कंप्लीट सेल ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। समसूत्री विभाजन क्या है? समसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंद्रक जो है वो क्या होता है, अपनी केंद्रक के अंदर मौजूद जो आनुवांशिक पदार्थ है वो अपने आप को 2 गुना कर लेता है। उसके बाद उसका केंद्रक जो है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और हर एक संतति कोशिका के अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तैयार हो जाता है सेलुलर डिवीजन के दौरान ही, है ना। माइटोसिस का मतलब आपको जो मैंने लास्ट स्लाइड पढ़ाई इससे ही समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। माइटोसिस के दौरान क्या हो रहा है, वो ऐसी घटना है, ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे न्यूक्लियाई जो भी सेल के अंदर मौजूद केंद्रक है, केंद्रक को स्प्लिट होना है और डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोशिका है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, लेकिन ये जो दोनों कोशिकाएं हैं अगर उसमें मान लीजिए ये है तो यहाँ पे भी क्या होना है, ऐसे होना है। अब ये घटना कैसे होगी, ये घटना कैसे होगी, यहाँ पर भी 2 था और क्या हुई, कॉपी हुई। तो इस समसूत्री विभाजन को हम फोटोकॉपी वाली घटना से समझ सकते हैं। फोटोकॉपी की घटना, फोटोकॉपी में क्या होता है, एक पेज में जो कुछ भी छपा हुआ है अगले पेज में फोटोकॉपी होती है तो सारा कंटेंट अगले पेज में छप जाता है, आधा आधा नहीं होता, है ना। तो समसूत्री विभाजन का मतलब है कि कोशिकाओं के अंदर फोटोकॉपी जैसी प्रक्रिया होना, जो उसके अंदर मौजूद कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम्स का
वो अगले में भी मौजूद होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? दिस कपल्ड विद साइटोकाइनेसिस division of the cytoplasm occurs in all multicellular plants and animals to permit growth of the organism। है ना? किस प्रकार की कोशिकाओं में यह समसूत्री विभाजन पाया जाता है? सोमैटिक सेल्स में। कहाँ पाया जाता है? सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। तो ये जो कोशिका विभाजन है में क्या होता है? माइटोसिस में क्या होता है कि दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, कैसे इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे होता है इंटरफेज के दौरान क्या होगा? यहाँ पे जो कोशिका बनी इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। अब जब 4 हो गए तब क्या होगा? यहाँ पे एक, मतलब आधे आधे, और यहाँ पे। अब क्या हुआ? यही प्रोसेस है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की, है ना? तो ये सब बच्चे थोड़ा सा रेफरेंस के लिए अपनी ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि उनको कभी भी भूले नहीं, है ना? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको दोनों डिविजन्स पढ़ने हैं इस लेसन में, इस चैप्टर में। आपको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो प्रश्न क्या क्या है? पहली चीज कि आपसे कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? प्रश्न पूछेंगे अपने आप से। समसूत्री विभाजन किस प्रकार की पहला प्रश्न हो गया ये। और दूसरा प्रश्न कि इंटरफेज के दौरान क्या घटना होती है ना? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आप बताने में सक्षम हैं, अगर ये दोनों क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? अभी तक आपने पढ़ लिया है कि जो डिवीजन है वो दो प्रकार का होता है, आपका माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में इंटरफेज के दौरान किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन? ये होता है आपका सोमैटिक सेल्स में। और यहाँ पे यदि आंसर लिखें तो इंटरफेज के दौरान क्या घटना होती है? डीएनए, जो कि क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है, उसका रेप्लिकेशन, आनुवांशिक पदार्थ का रेप्लिकेशन। सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया है?
है ना। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? आंसर है सोमैटिक सेल्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरफेज के दौरान क्या घटना होती है? तो आंसर क्या है आपका? डीएनए, जो कि अनुवांशिक पदार्थ का रेप्लिकेशन है। डीएनए जो कि अनुवांशिक पदार्थ है उसका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोटोकॉपी। डीएनए में मौजूद जो क्रोमोसोम्स हैं उनका फोटोकॉपी। डीएनए जो क्रोमोसोमल सेट है उसका फोटोकॉपी। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। और इसमें यहाँ तक आपका क्लियर समझ में आ गया है? इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आपने क्या क्या जाना, हम थोड़ी थोड़ी देर पे मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको क्या हो कि जो भी आपने इस सेशन में पढ़ा एटलीस्ट वो आपको भूले नहीं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? 2 प्रकार की कोशिकाओं में 2 प्रकार का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस आपका सोमैटिक सेल्स में होता है, मियोसिस आपका सेक्स सेल्स में यानी कि लैंगिक कोशिकाओं में होता है। अभी हम माइटोसिस के बारे में जान रहे हैं, जिसकी पहली घटना आपने जानी इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान क्या होता है? डीएनए यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का रेप्लिकेशन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 2 से 4 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे केंद्रक के अंदर, उसके बाद उसका विभाजन होगा, तब हर एक नई कोशिका यानी 2 नई कोशिकाएं बननी है तो हर एक नई कोशिका में क्या होगा? 2 क्रोमोसोम्स का सेट पहुंच जाएगा। ये आपका इंटरफेज के दौरान होने वाली घटना है। उसके बाद क्या होगा? नई कोशिकाएं बनेंगी जिसमें साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया में केंद्र कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इसके बीच में क्या प्रक्रिया होनी है? अनुवांशिक पदार्थ के रेप्लिकेशन के बाद क्या होनी है? वो चारों फेजेस के बारे में आपको पढ़ना है, जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों फेजेस के बारे में आपको पढ़ना है और उसके बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। ये डायग्राम देखिए सभी बच्चे। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं? ये है आपका स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिवीजन, है ना। समसूत्री विभाजन यानी समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं उसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है वो आप देखें। अभी इंटरफेज और माइटोटिक फेज, साइटोकाइनेसिस, देन सेल डिवीजन कंप्लीट। ये है, ये थोड़ा सा इजी है। ये थोड़ा सा क्या है? इजी है। इस डायग्राम को मैं अभी आपके स्क्रीन से मैं हटती हूँ और सभी बच्चों को ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इसको मैं समझा देती हूँ विद इन सेकेंड। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? इंटरफेज। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान क्या हो रहा है? मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरफेज के दौरान क्या होता है? इंटरफेज के दौरान क्या होता है? इंटरफेज के दौरान ये जो केंद्रक के अंदर मौजूद अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है, इसका क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन, यानी कि ये अपनी संख्या को दोगुना कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसको हम फोटोकॉपी कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको फोटोकॉपी नहीं लिखना है, लेकिन आपको जानना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। उसके बाद प्रोफेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रोफेज स्टार्ट हो गया और 4 फेजेस कंप्लीट होंगे माइटोसिस के, जो मैंने आपको पहले भी शेयर किए। वो फेजेस कौन कौन से थे? ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम आएंगे इस वाले डायग्राम पे। प्रोफेज आया,
लेट प्रोफेज में क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। ये क्या बना, मैंने आपको वर्डिंग्स पढ़ाते समय बताया था, स्पिंडल फाइबर्स, डेफिनेशंस बताई थी आपको। स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बना और उसके बाद एक इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, एक प्लेन सेट प्लेट पर आ गए। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये है कंप्लीट, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है अलग अलग, ये क्रोमैटिड है ना, क्या है, क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड्स को अलग होना है, लेकिन संख्या कम नहीं होगी क्रोमोसोम्स के माइटोसिस में, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेज के दौरान अनुवांशिक पदार्थ जो है वो डबल हो चुका है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो मेटाफेज के दौरान क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे एक लाइन में, एक सीध में आ जाएंगे। क्लियर है। एनाफेज के दौरान क्या होगा, एनाफेज के दौरान आपने देखा कि स्पिंडल फाइबर्स में ऐसा फोर्स लग रहा है, उसके बारे में जब मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी तब समझ में आएगा। क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए, और दोनों अलग अलग पोल्स पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, अलग अलग फोर्स पे। अब जब ये क्या है, ये आपका कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, केंद्रक के विभाजन की घटना हो रही है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। उसका एक बड़ा पार्ट, उसका एक बड़ा समय जो है वो केंद्रक विभाजन में जाता है। तो ये केंद्रक विभाजन की घटना हो रही है, जहां पे अनुवांशिक पदार्थ का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। टीलोफेज के दौरान दोनों केंद्रक दो अलग अलग केंद्रक बन गए हैं, पर उतनी ही संख्या का अनुवांशिक पदार्थ दोनों केंद्रकों में मौजूद है। देन लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, का द्रव्य का विभाजन। और इस कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका साइटोप्लाज्म में भी अलगाव हो जाता है, और इस घटना के दौरान दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे अगले सेशन में, है ना। आपने आज इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लिया, इसको हम बनाएंगे अगले सेशन में, और ऐसा ही डायग्राम आप बना करके अपने पास सेव करेंगे, ताकि जब एग्जाम हो और एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए तो आप इस डायग्राम को अपने परीक्षक के लिए कॉपी में रख सके, लिख सके, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और रिवाइज करेंगे आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को घर पर।